हर दौर अपनी पहचान छोड़ता है। कोई सत्ता के निशान बनाता है तो कोई आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारों का स्मारक खड़ा करता है। भारत में महापुरुषों के नाम पर स्मारक बहुत हैं, लेकिन किसी विचार को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जीवित रखने का सपना बहुत कम देखने को मिलता है। जेपीएनआईसी उसी सपने का नाम था। लखनऊ में खड़ी जेपीएनआईसी की इमारत सिर्फ कंक्रीट, शीशे और लोहे का ढांचा नहीं थी। इसे जयप्रकाश नारायण जैसे उस महान लोकतांत्रिक चिंतक की स्मृति से जोड़कर देखा गया, जिसने सत्ता से बड़ा जनता का अधिकार माना था। यह एक ऐसी विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहना चाहिए। आखिर क्यों इस इमारत का नाम आते ही अखिलेश यादव भावुक हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक भवन की कहानी है या उस विरासत की जिसे समय की धूल अनंत तक मिटा नहीं सकती है? नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल 1973 में श्रीलंका ने अपने राष्ट्रीय नेता SWRT बंडारनायके की स्मृति में बंडारनायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल बनाकर दुनिया को संदेश दिया था कि महान नेताओं की विरासत केवल किताबों में नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें संस्थानों में भी जीवित रखा जाएगा। साथ ही 1997 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया, जिसका बाद में नाम रखा इनोस्की अल्बर्ट लुथली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने किया था। दुनिया भर में चर्चित इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों की तुलना में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक इमारत 2016 में यूपी की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार हुई, जिसका नाम रखा गया जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। साथ ही साथ पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भारत में लोकतंत्र के पहरेदार जयप्रकाश नारायण आने वाली हर पीढ़ी के विचारों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि हर युग में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए खड़े होते हैं। जयप्रकाश नारायण उन्हीं बिरले व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्हें किसी एक दल, एक सरकार या एक चुनाव में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने लोकतंत्र को केवल संविधान की किताब में नहीं देखा, बल्कि उसे आम नागरिक के अधिकार, सम्मान और आवाज के रूप में समझा। जब देश कठिन दौर से गुजरा, तब उन्होंने युवाओं को यह भरोसा दिया कि बदलाव केवल संसद की दीवारों से नहीं, बल्कि जागरूक समाज से भी आता है। यही कारण है कि आज उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जयप्रकाश नारायण का नाम भारतीय लोकतंत्र की चर्चा से कभी अलग नहीं हुआ। उनकी विरासत केवल किताबों तक सीमित न रह जाए, इसी सोच के साथ उनकी स्मृति में एक ऐसा संस्थान बनाने की कल्पना सामने आई जहां इतिहास, विचार और भविष्य एक साथ संवाद कर सकें। यहीं से शुरू होती है जेपीएनआईसी की कहानी, एक ऐसी परियोजना जिसे इस देश के लोग केवल इमारत नहीं, बल्कि एक विचार को अस्थायी रूप देने का प्रयास मानते हैं। एक बार जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति कुल सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज परिवर्तन का आह्वान है। यही एक वाक्य बताता है कि उनका सपना किसी कुर्सी तक सीमित नहीं था। वे ऐसी पीढ़ी चाहते थे जो सवाल पूछे, अन्याय के सामने खड़ी हो और लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने तक सीमित न समझे। साल बीतते गए, लेकिन यह प्रश्न बना रहा, क्या इतनी बड़ी विरासत केवल किताबों के पन्नों में कैद रह जाए? क्या आने वाली पीढ़ियां जयप्रकाश नारायण को केवल परीक्षा के उत्तर लिखने भर के लिए याद करें? इसी सोच के साथ लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की कल्पना की गई, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। यह केवल एक आधुनिक इमारत बनाने का प्रयास नहीं था। उद्देश्य था कि ऐसा सार्वजनिक परिसर तैयार हो जहां विचारों पर संवाद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएं, शोध हो और लोग लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ सकें। योजना में विशाल कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक ऑडिटोरियम, संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रदर्शनी स्थल, व्यावसायिक सुविधाएं, अतिथि आवास, खेल और सार्वजनिक उपयोग के अन्य हिस्से शामिल किए गए थे। कल्पना यह थी कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल एक भवन न देखे, बल्कि उस व्यक्ति को भी जाने जिसने लोकतंत्र को जनता की सबसे बड़ी ताकत माना था। शायद इसी कारण जेपीएनआईसी का नाम आज भी केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि एक विचार की पहचान बनकर चर्चा में रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी काटी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने साथियों के साथ वहां से साहसिक ढंग से निकलकर आंदोलन को फिर गति दी थी। उनके लिए आजादी केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प था। ऐसे व्यक्ति के नाम पर यदि कोई स्मारक बने तो उसकी पहचान केवल ऊंची दीवारों से नहीं हो सकती। जेपीएनआईसी की कल्पना भी इसी सोच के साथ की गई थी। यह ऐसा परिसर बनने वाला था जहां एक ही छत के नीचे विचार, संस्कृति, सोच, संवाद और सार्वजनिक जीवन एक दूसरे से जुड़ सके। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो, प्रदर्शनी लगे, युवा बहस करें, शोधार्थी
शरणार्थी अध्ययन करें और लोकतंत्र पर गंभीर विमर्श हो, यही इसकी मूल भावना बताई गई। कल्पना यह भी थी कि जब कोई छात्र इस परिसर में आए तो वह केवल आधुनिक वास्तुकला देखकर प्रभावित न हो, बल्कि यह जानने की जिज्ञासा भी लेकर लौटे कि आखिर जयप्रकाश नारायण कौन थे और उन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा क्या किया कि उनका नाम पीढ़ियों तक सम्मान से लिया जाता है। किसी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि फूलों की माला नहीं होती, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होती है कि उसके विचार समय के साथ जीवित रहें, लोगों तक पहुंचते रहें और नई पीढ़ियों को सोचने के लिए प्रेरित करते रहें। यहीं से जेपीएनआईसी की कहानी एक निर्माण परियोजना से आगे बढ़कर स्मृति, विचार और लोकतांत्रिक विरासत की कहानी बन जाती है। जयप्रकाश नारायण का एक विचार अक्सर याद किया जाता है कि लोकतंत्र की शक्ति जनता की जागरूकता में होती है। शायद इसी कारण उन्हें किसी एक राजनीतिक दल की सीमा में बांधना आसान नहीं है। उनका जीवन उस विश्वास का प्रतीक था कि विचार जितना अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन जेपीएनआईसी को लेकर बहस खत्म नहीं हुई। इसी दौरान यह भी कई बार चर्चा में रहा कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी जाकर श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों और सरकारी निर्णयों का हवाला देकर उन्हें परिसर के भीतर जाने की अनुमति नहीं मिली। यह घटनाएं सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी। हर बार जब जेपीएनआईसी का मुद्दा उठा, अखिलेश यादव ने एक बात दोहराई। उनके अनुसार यह केवल एक भवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस विरासत का सम्मान है जो जयप्रकाश नारायण जैसे लोकतांत्रिक नायक से जुड़ी है। यहीं से वह विवाद ईंट, सीमेंट और लोहे से आगे निकल गया। सवाल यह बनने लगा कि क्या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर बनी संस्था का भविष्य भी राजनीतिक टकराव का विषय बन जाना चाहिए, या फिर ऐसी जगहों को उस विचार की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए जिसके नाम पर वे बनाई गई थी। कुछ इमारतें अपनी ऊंचाई से नहीं, अपने उद्देश्य से पहचानी जाती हैं। जेपीएनआईसी भी आज इसी प्रश्न के बीच खड़ा दिखाई देता है। क्या वह केवल अधूरा निर्माण है या एक ऐसी विरासत जिसकी दिशा तय करना भी बाकी है? जयप्रकाश नारायण का एक वाक्य आज भी समय से सवाल करता है, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, शिक्षा सबकी एक समान। यह केवल शिक्षा की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना थी जहां अवसर व्यक्ति की हैसियत से नहीं, उसके अधिकार से तय हो। शायद इसी सोच ने उन्हें इतिहास की किताबों से निकालकर लोगों के दिलों में जगह दी। इसलिए जब भी जेपीएनआईसी की चर्चा होती है, अखिलेश यादव बार बार यह कहते हैं कि यह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि जयप्रकाश नारायण के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम है। उनके सार्वजनिक बयानों में यह भावना कई बार दिखाई देती है कि ऐसी संस्थाओं को उपेक्षित नहीं होना चाहिए। लोगों का मानना है कि यदि किसी समाज को अपने लोकतांत्रिक नायकों से प्रेरणा लेनी है तो उनके नाम पर बने संस्थानों को जीवंत रखा जाना चाहिए, जहां छात्र आए, शोध हो, बहस हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो और लोग यह समझ सके कि विचार इतिहास कैसे बदलते हैं। यदि किसी महान व्यक्ति के विचारों को जीवित रखने के लिए बनाए गए स्थानों पर समय की धूल जमने लगे तो नुकसान किसी एक नेता का नहीं होता, सबसे बड़ी क्षति उस पीढ़ी की होती है जिसे अपने लोकतांत्रिक इतिहास से प्रेरणा लेने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि विचार तब तक जीवित रहते हैं जब तक समाज उन्हें याद रखने की इच्छा रखता है। 1974 में पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ के सामने जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से कहा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। वह केवल एक नारा नहीं था, यह उस पीढ़ी को दिया गया विश्वास था कि लोकतंत्र जनता की भागीदारी से मजबूत होता है, सत्ता की चुप्पी से नहीं। शायद यही वजह है कि जेपीएनआईसी का विवाद हर साल केवल एक प्रशासनिक मुद्दा बनकर नहीं रह जाता। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव कई बार वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते रहे। कुछ अवसरों पर प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बाद यहां मामला राजनीतिक बहस का विषय बना और दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन उस दृश्य ने एक अलग ही तस्वीर बनाई। एक विशाल इमारत, बंद फाटक, बाहर खड़े लोग और भीतर उस व्यक्ति का नाम जिसने जीवन भर लोकतंत्र को जनता से जोड़ने की बात की। यही वह क्षण है जिसे अखिलेश यादव बार बार भावात्मक रूप से याद करते हैं। उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में यह भावना दिखाई देती है कि यदि किसी महान लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के नाम पर बनी जगह तक श्रद्धांजलि देने पहुंचना भी विवाद का विषय बन जाए तो यह केवल राजनीति का प्रश्न नहीं रह जाता। शायद इसीलिए जेपीएनआईसी की चर्चा हर वर्ष
फिर लौट आती है, क्योंकि कभी कभी विवाद किसी इमारत का नहीं होता बल्कि उस स्मृति का होता है जिसे लोग अपने तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने सत्ता से बड़ा समाज को माना था, इसलिए आज भी उनके नाम पर उठने वाला हर सवाल केवल अतीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का सवाल बन जाता है। जयप्रकाश नारायण अक्सर कहते थे कि लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं बल्कि जनता के सतत जागरूक होने का नाम है। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था संवाद, भागीदारी और विचारों का निरंतर प्रवाह। शायद इस सोच को ध्यान में रखकर जेपीएनआईसी की कल्पना केवल एक स्मारक के रूप में नहीं की गई थी। योजना के अनुसार यह एक बहुउद्देशीय परिसर था जहां बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा सकते थे। आधुनिक ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल, संग्रहालय, पुस्तकालय, शोध और अध्ययन के लिए स्थान, व्यावसायिक सुविधाएं, अतिथि आवास, खेल एवं सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्थाएं, इन सब के माध्यम से इसे ऐसा केंद्र बनाने का विचार था जहां अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आ सकें। कल्पना कीजिए, एक छात्र पहली बार वहां पहुंचे, संग्रहालय में जयप्रकाश नारायण के जीवन को जाने, पुस्तकालय में उनके भाषण पढ़े, किसी सभागार में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चर्चा सुने, किसी प्रदर्शनी में भारत के लोकतांत्रिक संघर्षों की झलक देखे। यदि ऐसा होता तो जेपीएनआईसी को लखनऊ की एक पहचान नहीं बनता बल्कि देश भर से आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बन सकता था। आखिर किसी महान व्यक्ति के नाम पर सबसे बड़ा सम्मान क्या है? पत्थर पर उसका नाम लिख देना या उनके विचारों को लोगों के जीवन तक पहुंचाते रहना? शायद इस प्रश्न का उत्तर ही जेपीएनआईसी की सबसे बड़ी कहानी है। जयप्रकाश नारायण ने कभी कहा था कि व्यक्ति से बड़ा सिद्धांत होता है। उन्होंने अपने जीवन में यही साबित किया कि कुर्सियां बदलती रहती है लेकिन विचार पीढ़ियों तक रास्ता दिखाते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम लोकतंत्र, भागीदारी और नैतिक राजनीति की चर्चा में सम्मान के साथ लिया जाता है। जब किसी महापुरुष के नाम पर कोई संस्थान बनाया जाता है तो उसकी असली सफलता उसके उद्घाटन में नहीं बल्कि उसके निरंतर उपयोग में होती है। एक संग्रहालय तभी जीवित रहता है जब बच्चे उसके भीतर इतिहास खोजें। एक पुस्तकालय तभी सार्थक होता है जब उसकी किताबें नई पीढ़ी के हाथों तक पहुंचे। एक सभागार तभी सफल होता है जब वहां समाज के भविष्य पर बहसें हों। और किसी लोकतांत्रिक नायक के नाम पर बना परिसर तभी अपना उद्देश्य पूरा करता है जब वहां उसके विचारों की गूंज सुनाई देती है। क्या हम अपने महान व्यक्तित्वों को केवल जयंती और पुण्यतिथि पर याद करेंगे या उनके विचारों को ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जीवित भी रखेंगे जहां आने वाली पीढ़ियां उनसे कुछ सीख सके? क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं बचता, इतिहास तब बचता है जब समाज उसे संभालने का निर्णय लेता है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि लोक शक्ति राजशक्ति से बड़ी होती है। यह केवल एक राजनीतिक विचार नहीं था, यह उस व्यक्ति का विश्वास था जिसने अपने जीवन में देखा कि जब जनता जागती है तब सबसे शक्तिशाली सत्ता भी जवाब देने को मजबूर हो जाती है। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम किसी दल से पहले लोकतंत्र की याद दिलाता है। जेपीएनआईसी को लेकर जब भी बहस छिड़ती है तो उसके साथ एक भावात्मक प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या किसी महान लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की स्मृति से जुड़े संस्थानों को समय के साथ और अधिक जीवंत बनाया जाना चाहिए या उन्हें अधूरी बहसों के बीच छोड़ देना चाहिए? अखिलेश यादव ने कई सार्वजनिक अवसरों पर कहा कि उनके लिए जेपीएनआईसी को एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण के विचारों को सम्मान देने का माध्यम है। यही कारण है कि जब उन्हें वहां श्रद्धांजलि देने से रोके जाने की घटनाएं राजनीतिक चर्चा का विषय बनी तो उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बल्कि उस विरासत के सम्मान से जुड़ा प्रश्न बताया। दूसरी ओर वर्तमान सरकार ने समय समय पर परियोजना के निर्माण, लागत और अन्य प्रशासनिक पहलुओं को लेकर बहानेबाजी करती रही। यही लोकतंत्र की वास्तविकता होनी चाहिए कि विचार अलग भले हों लेकिन इतिहास सबका साझा होता है। शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि जेपीएनआईसी किसने बनवाया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जयप्रकाश नारायण जैसे महान लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की विरासत आने वाले 50 या 100 वर्षों बाद भी उतनी ही जीवित रहेगी जितनी आज है? क्योंकि किसी महापुरुष की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसकी प्रतिमा पर धूल जम जाए, सबसे बड़ी हार तब होती है जब नई पीढ़ी उसके विचारों से अनजान रह जाए। आपातकाल समाप्त होने के बाद जब जयप्रकाश नारायण से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी लड़ाई का कोई अफसोस है तो उन्होंने सत्ता की जीत या हार की बात नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा जीत यह थी कि भारत का लोकतंत्र फिर से सांस ले सका। यही जयप्रकाश नारायण की पहचान थी। उन्होंने कभी अपने लिए स्मारक नहीं मांगे, उन्होंने कभी अपने
अपने नाम की राजनीति नहीं की। उन्होंने केवल इतना चाहा कि इस देश का नागरिक कभी अन्याय के सामने चुप न रहे। शायद इसी कारण उनके नाम पर बनी हर संस्था केवल एक भवन नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की एक जीवित याद बन जाती है। आज जेपीएनआईसी को लेकर मतभेद हो सकते हैं, कोई इसे एक अधूरी परियोजना कह सकता है, कोई इसे दूरदर्शी सोच का प्रतीक मान सकता है। लोकतंत्र में इन मतभेदों की जगह भी है, लेकिन एक बात राजनीति से ऊपर है। यदि किसी भवन का नाम जयप्रकाश नारायण पर रखा गया है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की है, क्योंकि ऐसे स्थान किसी दल की नहीं, इतिहास की धरोहर होती हैं। सरकारें 5 साल में बदल जाती हैं, नीतियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी विरासत को समय की राजनीति से बड़ा होना चाहिए। शायद इसीलिए जेपीएनआईसी पर होने वाली हर बहस के बीच एक सवाल हमेशा जीवित रहेगा, क्या हम केवल जयप्रकाश नारायण का नाम लेंगे या उनके विचारों को भी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि विचारों को कभी ताला नहीं लगाया जा सकता, विरासतों पर कभी पहरा नहीं बैठाया जा सकता, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत ईंटों से नहीं, जागरूक नागरिकों से बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।